क्या कभी सोचा है कि हम सब की जरूरतें इतनी सारी क्यों हैं? लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए साधन जैसे पैसा या समय हमेशा कम क्यों पड़ जाते हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिससे हर इंसान, हर परिवार और हर देश जूझता है। आज हम इसी पहेली के दिल में उतरने वाले हैं। हमारे पास इंडियन इकोनॉमी पर एक किताब का पहला अध्याय है जो सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के लिए है। आज हमारा मकसद है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की दुनिया को समझना। ये क्या है, अर्थव्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं, और इन सब में भारत की कहानी कहाँ फिट होती है? चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। तो सबसे पहले ये अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स है क्या? ये शब्द सुनने में काफी भारी लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ बड़े बड़े ग्राफ्स और नंबरों की दुनिया है। सही बात है, ये शब्द थोड़ा डराता है, लेकिन इसकी असलियत बहुत सीधी और सरल है। अच्छा। इसकी सबसे अच्छी परिभाषा शायद 1935 में आई थी। एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, लायनल रॉबिन्स। ओके। उन्होंने इसे महज 4 शब्दों में समेट दिया, द साइंस ऑफ स्कार्सिटी। द साइंस ऑफ स्कार्सिटी मतलब कमी या अभाव का विज्ञान। बिल्कुल। स्कार्सिटी यानी कमी, ये तो हम अपनी रोज की जिंदगी में महसूस करते हैं। महीने के आखिर में जेब में पैसों की कमी या वीकेंड पर समय की कमी। बिल्कुल, यही अर्थशास्त्र का मूल है। अच्छा। एक तरफ है इंसानों की असीमित इच्छाएं और जरूरतें, जिन्हें हम ह्यूमन वांट्स कहते हैं। हाँ, वो तो कभी खत्म नहीं होती। कभी नहीं। और दूसरी तरफ है इन जरूरतों को पूरा करने वाले सीमित संसाधन यानी लिमिटेड रिसोर्सेज। पैसा, समय, जमीन, सब कुछ लिमिटेड है। एकदम। और इसी खींचतान की वजह से हमें एक बहुत जरूरी काम करना पड़ता है। चुनाव करना। हाँ, चुनाव करना, चॉइसेस बनाना। हमें अपनी जरूरतों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, मतलब प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स बस इसी बात का अध्ययन है कि हम सब, चाहे व्यक्ति हों, फर्म्स हों या सरकारें, अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल अपनी असीमित जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे करते हैं। एग्जैक्टली। मतलब ये तय करना कि पहले क्या जरूरी है। जैसे अगर सरकार को फैसला करना हो कि उसे अस्पताल बनाना है या हाईवे। बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है आपने। और मकसद बस यही होता है कि हमारे पास जो भी सीमित साधन है उनका सबसे बेहतर और कुशल मतलब एफिशिएंट इस्तेमाल कैसे हो। समझ गई। किताब में आर्थिक गतिविधियों यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की भी बात की गई है। मतलब वो सारे काम जो हम मुनाफे, रोजगार या अपनी आजीविका के लिए करते हैं। ठीक है। तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स इन सभी गतिविधियों का अध्ययन करने वाला विषय है। और अर्थव्यवस्था, द इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था, द इकोनॉमी, वो असल मैदान है जहां ये सब कुछ होता है, जैसे हम कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो स्कैर्सिटी तो एक हकीकत है। अब सवाल ये उठता है कि अलग अलग देशों ने इस पहेली को सुलझाने के लिए कौन से रास्ते अपनाए हैं। ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक सवाल रहा है। सवाल ये था कि उत्पादन, प्रोडक्शन और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कौन कंट्रोल करेगा, सरकार या बाजार? हाँ, गवर्नमेंट और मार्केट। इसी एक सवाल के जवाब में 3 अलग अलग तरह के आर्थिक सिस्टम्स, इकोनॉमिक सिस्टम्स सामने आए। चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसके साथ एडम स्मिथ का नाम जुड़ा है। हाँ, एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। 1776 में उनकी एक किताब आई थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसने दुनिया की सोच बदल दी। बिल्कुल। उनका सिद्धांत बहुत क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था में कम से कम दखल देना चाहिए। इसे लासे-फेयर कहते हैं ना? जी, लासे-फेयर, जिसका मतलब है अकेला छोड़ दो, बस कानून व्यवस्था बनाए रखो और बाकी सब बाजार पर छोड़ दो। और उन्होंने इनविजिबल हैंड यानी अदृश्य हाथ की भी बात की थी। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये बाजार की शक्तियों, मार्केट फोर्सेस के लिए एक मेटाफर है। समझाइए जरा। सोचिए, जब अचानक किसी शहर में टमाटर की कमी हो जाती है तो क्या होता है? उसकी कीमत बढ़ जाती है। राइट। और जैसी कीमत बढ़ती है, ज्यादा किसान टमाटर उगाने लगते हैं ताकि वो मुनाफा कमा सकें। और फिर सप्लाई बढ़ जाती है और कीमतें वापस नीचे आ जाती हैं। बिल्कुल। किसी सरकार ने किसानों को आदेश नहीं दिया। ये सब खरीदने वालों और बेचने वालों के अपने अपने फायदे की सोच से हुआ। स्मिथ ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ है जो सबकी व्यक्तिगत भलाई को समाज की भलाई में बदल देता है। अच्छा, तो ये तो हुई एक बात जहां बाजार ही राजा है। इसे मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। हाँ। लेकिन इस सोच के बिल्कुल विपरीत क्या है? वो है राज्य अर्थव्यवस्था, स्टेट इकोनॉमी। इसे समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और इसकी जड़ें कार्ल मार्क्स के विचारों में हैं। जी, मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद में शोषण होता है,
तो उन्होंने एक ऐसे सिस्टम की कल्पना की जहां उत्पादन के सभी साधनों, जमीन, फैक्ट्री, मशीनें, इन सब पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का हक हो और समाज की तरफ से सरकार उसे चलाए। इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? यहाँ सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होता है। सरकार ही तय करती है कि क्या बनेगा, कितना बनेगा और किसे मिलेगा। इसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। हाँ, यानी केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। इसका उदाहरण है पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर और 1949 के बाद का चीन। तो हमारे पास दो छोर हैं, एक में बाजार का पूरा कंट्रोल, दूसरे में सरकार का। लेकिन दुनिया इतनी सीधी तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, और 20वीं सदी के इतिहास ने ये साबित भी कर दिया। दोनों ही सिस्टम्स में अपनी अपनी कमियां थी। पूंजीवाद को सबसे बड़ा झटका लगा 1929 में, द ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी। हाँ, अमेरिका से शुरू हुई उस महामंदी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। एडम स्मिथ का जो अदृश्य हाथ था वो अचानक जैसे गायब हो गया। फैक्ट्रियां बंद हो गईं, बेरोजगारी आसमान छू रही थी। जी, यहीं पर दुनिया को समझ आया कि बाजार को पूरी तरह अकेला छोड़ देना खतरनाक हो सकता है। तो फिर समाधान कैसे निकला? इसका श्रेय जाता है अर्थशास्त्री जॉन मेनर्ड केन्स को। उन्होंने 1936 में अपनी किताब में एक नया आइडिया दिया। क्या था वो आइडिया? केन्स ने कहा कि जब अर्थव्यवस्था मंदी में हो, जब लोग खर्च करने से डर रहे हों, तब सरकार को आगे आकर खर्च करना चाहिए। सड़कें बनानी चाहिए, पुल बनाने चाहिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू करने चाहिए। हाँ, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए और बाजार में डिमांड बढ़े। और जब मांग बढ़ेगी तो फैक्ट्रियां दोबारा खुलेंगी और लोगों को नौकरियां मिलेंगी। एकदम सही। केन्स ने एक बीच का रास्ता सुझाया। यहीं से मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का जन्म हुआ। मतलब बाजार और सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल। केन्स ने कहा कि ज्यादातर उत्पादन बाजार और निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर को करने दें, लेकिन सरकार एक मजबूत और सक्रिय भूमिका निभाए, खास तौर पर पब्लिक गुड्स यानी सार्वजनिक वस्तुएं प्रदान करने में, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा। एकदम सही। यही मिश्रित अर्थव्यवस्था का आधार बना। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा ही एक सुझाव समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी आया था। हाँ, पोलिश अर्थशास्त्री ऑस्कर लैंगे ने मार्केट सोशलिज्म का आइडिया दिया था और 1985 में चीन की ओपन डोर पॉलिसी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था। तो 20वीं सदी के अंत तक दुनिया इस बहस में कहाँ खड़ी थी? एक आम सहमति बन चुकी थी, जिसे वॉशिंगटन कंसेंसस भी कहा जाता है। और इसे वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं ने बढ़ावा दिया। हाँ, और ये माना गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था ही सबसे सही रास्ता है। वर्ल्ड बैंक की 1991 की एक रिपोर्ट ने भी यही कहा कि सवाल बाजार या सरकार का नहीं है, बल्कि हर देश के लिए दोनों के सही मिश्रण, एक जुडिशियस कॉम्बिनेशन को खोजने का है। और इस पूरी कहानी में भारत कहाँ है? भारत आजादी के बाद से ही एक मिश्रित अर्थव्यवस्था रहा है, लेकिन इस मिश्रण का रूप समय के साथ बदला है। कैसे? शुरुआत में कैसा था ये मिश्रण? शुरुआत में जरूरी उद्योगों में सरकार की भूमिका बहुत बड़ी थी। स्टील, बैंकिंग, बीमा, सब सरकार के हाथ में था। लेकिन फिर 1991 के आर्थिक सुधार हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बिल्कुल। 1991 में भारत एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। तब हमें एहसास हुआ कि पुराना मॉडल अब काम नहीं कर सकता। सही। और 1991 के बाद भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदला। टेलीकॉम, बिजली जैसे कई क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोल दिए गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने काम करना बंद कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सरकार की भूमिका बदल गई। सरकार ने अपना ध्यान सामाजिक क्षेत्र, सोशल सेक्टर पर और ज्यादा बढ़ा दिया। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सामाजिक सुरक्षा। जी, मतलब देश की जरूरतों के हिसाब से स्टेट मार्केट मिक्स की बनावट बदलती रही है और आगे भी बदलती रहेगी। तो कुल मिलाकर अर्थशास्त्र की कहानी सीमित साधनों के प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका खोजने की कहानी है। हमने पूरी तरह से मुक्त बाजार और पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण के दो छोरों से शुरुआत की और आखिरकार एक बीच के रास्ते पर पहुंचे, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इससे सबसे बड़ी सीख ये है कि कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है। हर देश को अपनी परिस्थितियों के अनुसार बाजार और सरकार का अपना अनूठा मिश्रण खोजना होता है, और समय के साथ उसे बदलते रहना पड़ता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अक्सर हम हेडलाइंस में पढ़ते हैं GDP ग्रोथ स्लोज डाउन या सर्विस सेक्टर ड्राइव्स द इकोनॉमी, पर इन शब्दों का असली मतलब क्या है? सही बात है। आज हमारा मकसद इसी भाषा को डिकोड करना है।
हम समझेंगे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा कैसा होता है, सरकार का उसमें क्या रोल है और इन भारी भरकम शब्दों जैसे जीडीपी, जीएनपी का हिसाब किताब क्या है। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य इसे किसी टेक्स्ट बुक की तरह नहीं बल्कि एक दिलचस्प बातचीत की तरह समझना है। हम शुरू करेंगे सरकार की भूमिका से कि आखिर सरकार का इकोनॉमी में काम क्या है। अच्छा। फिर हम अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स को देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और ये भी जानेंगे कि भारत की कहानी बाकी देशों से अलग क्यों है। और अंत में हम नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय को मापने वाले इन मशहूर लेकिन कंफ्यूजिंग टर्म्स की गुत्थी सुलझाएंगे। तो मिशन है आर्थिक समाचारों के पीछे की कहानी को समझना। चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार या स्टेट की जरूरत ही क्यों है? क्या सब कुछ बाजार पे नहीं छोड़ा जा सकता? यही सबसे बड़ा सवाल रहा है अर्थशास्त्र में, और इन नोट्स के मुताबिक इसी सवाल का जवाब तय करता है कि कोई अर्थव्यवस्था कैसी होगी। अच्छा। मोटे तौर पर सरकार 3 मुख्य भूमिकाएं, 3 मेन रोल्स निभा सकती है। पहला है एज अ रेगुलेटर, यानी एक नियामक के रूप में। रेगुलेटर मतलब एक अंपायर की तरह जो बस ये देखे कि सब नियम से खेल रहे हैं या नहीं? एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसका काम है आर्थिक नीतियां बनाना, नियम तय करना और ये पक्का करना कि कोई बेईमानी ना करे, कंपटीशन बना रहे, किसी एक की मोनोपोली ना हो जाए। ये सब देखना रेगुलेटर का काम है। ठीक है, ये तो समझ आया। और दूसरा रोल? दूसरा रोल है प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोड्यूसर या सप्लायर का। यहाँ सरकार खुद एक बिजनेस की तरह काम करती है। मतलब? वो ऐसी चीजें बनाती या बेचती हैं जिनसे मुनाफा कमाया जा सकता है, ठीक वैसी जैसे कोई निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी करती है। सोचिए एक सरकारी स्टील कंपनी या एक सरकारी एयरलाइन। और तीसरा रोल जो शायद आज के भारत में सबसे ज्यादा बहस का मुद्दा रहता है। हाँ, और वो है पब्लिक और सोशल गुड्स का प्रोड्यूसर या सप्लायर। ये वो जरूरी चीजें और सेवाएं हैं जो सामाजिक न्याय और लोगों की भलाई के लिए जरूरी मानी जाती हैं। जैसे सरकारी स्कूल, अस्पताल, साफ सफाई, सबको पोषण मिले, ये सब। ये अक्सर या तो मुफ्त दी जाती हैं या फिर हाईली सब्सिडाइज्ड रेट्स पर, यानी भारी छूट के साथ। इनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता। बिल्कुल नहीं। यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। हमारे नोट्स कहते हैं कि दुनिया की अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स जैसे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या मिक्स्ड इकोनॉमी असल में इन्हीं 3 रोल्स का अलग अलग कॉकटेल है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, कॉकटेल। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार ये तीनों भूमिकाएं जोर शोर से निभाती है। वो अंपायर भी है, बिजनेस भी चला रही है और सोशल गुड्स भी दे रही है। और एक प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वहां सरकार कहती है कि मेरा काम सिर्फ अंपायर का है, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर देख लेगा। और भारत जो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, भारत बीच का रास्ता अपनाता है। सरकार रेगुलेटर तो है ही, लेकिन वो जरूरत पड़ने पर पब्लिक गुड्स जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा की सप्लाई भी करती है। लेकिन नोट्स ये भी बता रहे हैं कि 1990 के बाद से एक ट्रेंड दिखा है। हाँ, और WTO के आने से दुनिया भर में ये ट्रेंड दिखा है कि सरकारें धीरे धीरे प्रोडक्शन से हाथ खींचकर रेगुलेशन पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। इसी ट्रेंड से जुड़ा एक नाम नोट्स में बार बार आता है, वॉशिंगटन कंसेंसस। ये सुनने में बड़ा हेवी ड्यूटी लगता है, ये क्या था? ये नाम वाकई में बहुत बड़ा हो गया था। वॉशिंगटन कंसेंसस शब्द 1989 में एक अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन ने इस्तेमाल किया था। असल में ये आर्थिक सुधारों के 10 सुझावों का एक सेट था। सिर्फ सुझाव? मुझे लगा कोई संधि होगी। नहीं, ये खासतौर पर उन लैटिन अमेरिकी देशों के लिए था जो उस वक्त भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। और ये सुझाव क्या थे? क्या करने को कहा गया था इन देशों को? पहला और सबसे बड़ा सुझाव था फिस्कल डिसिप्लिन, यानी वित्तीय अनुशासन। सरकार अपने खर्चों पर लगाम लगाए, फिजूल खर्ची बंद करे। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार को जन कल्याण योजनाओं पर भी कम खर्च करना पड़ेगा। ये तो किसी भी देश में पॉलिटिकली बहुत मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, और यही आगे चलकर इसकी आलोचना का एक बड़ा कारण बना। दूसरा सुझाव था टैक्स रिफॉर्म, यानी टैक्स का दायरा बढ़ाओ पर टैक्स की दरें कम करो। अच्छा। फिर था ट्रेड लिबरलाइजेशन, मतलब आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटाओ, दरवाजे खोलो। और सबसे कंट्रोवर्शियल था प्राइवेटाइजेशन, यानी सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेच दो। जी हाँ। तो ये तो पूरी तरह से फ्री मार्केट वाली सोच थी, लेकिन नोट्स कहते हैं कि ये बाद में विवादास्पद हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि समय के साथ इसे नव उदारवाद, न्यूलिबरलिज्म और बाजार कट्टरवाद, मार्केट फंडामेंटलिज्म से जोड़ दिया गया। अच्छा। इसकी आलोचना इसलिए हुई क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं पर आरोप लगा
कि वो इसे हर देश के लिए एक वन साइज फिट्स ऑल समाधान की तरह थोप रही हैं। मतलब एक ही दवाई हर मरीज को दी जा रही थी। सही कहा। आलोचकों का कहना था कि आप एक ही दवाई हर मरीज को कैसे दे सकते हैं, हर देश की परिस्थितियां अलग होती हैं। और मजे की बात यह है कि शायद इसके जनक जॉन विलियमसन भी इस बात से सहमत नहीं थे कि उनके सुझावों को इस तरह इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। उन्होंने बाद में खुद कहा कि उनके विचारों को गलत तरीके से पेश किया गया और एक कट्टरपंथी एजेंडे की तरह इस्तेमाल किया गया। उनका मकसद सिर्फ कुछ बुनियादी आर्थिक सुधार सुझाना था। और भारत पर भी इसका असर पड़ा। हाँ, हमारे नोट्स ये भी साफ करते हैं कि भारत के 1991 के जो आर्थिक सुधार थे, उन पर भी इस वॉशिंगटन कंसेंसस की सोच का काफी प्रभाव था। तो ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस था, इसने प्राइवेटाइजेशन और बाजार को खोलने पर जोर दिया, जिसका सीधा असर देश के प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर्स पर पड़ा होगा। ये हमें हमारे अगले विषय पर लाता है कि एक अर्थव्यवस्था असल में किन क्षेत्रों, किन सेक्टर्स से मिलकर बनती है। बहुत अच्छा कनेक्शन है। हाँ, तो किसी भी इकोनॉमी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र। प्राइमरी यानी सबसे बुनियादी, इसमें वो सब आएगा जो हम सीधे प्रकृति, नेचर से निकालते हैं। एग्जैक्टली। कृषि यानी एग्रीकल्चर, मछली पकड़ना यानी फिशिंग, खानों से खनिज निकालना यानी माइनिंग, जंगलों से लकड़ी काटना, एसेंशियली एनीथिंग टू डू विद एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द अर्थ, ये सब प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। ठीक है। और दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसका काम प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को कच्चे माल या रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना है। जैसे प्राइमरी सेक्टर से गेहूं लिया और उससे ब्रेड बना दी, या खान से लोहा निकाला और उसकी कार बना दी। बिल्कुल। कपास से कपड़ा बना दिया, ये सब मैन्युफैक्चरिंग है। और तीसरा, जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, सर्विस सेक्टर। हाँ, तीसरा है टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें कोई टैंजिबल प्रोडक्ट नहीं बनता जिसे आप छू सकें, बल्कि सेवाएं दी जाती हैं। जैसे ये बातचीत जो हम कर रहे हैं। हाँ, ये भी एक सेवा है। आपके फोन का रिचार्ज, डॉक्टर की सलाह, बैंकिंग, टूरिज्म, आईटी सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि ज़ोमैटो डिलीवरी वाला लड़का, ये सब भारत की विशाल सर्विस इकोनॉमी का हिस्सा हैं। और यहीं पर भारत की कहानी में एक अनोखा मोड़ आता है। नोट्स में लिखा है कि भारत ने एक लीप यानी छलांग लगाई है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। पारंपरिक रूप से दुनिया के देश एक रास्ते पर चले हैं। पहले वो एग्रेरियन इकोनॉमी होते हैं, जहां ज्यादातर लोग खेती करते हैं। फिर वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनते हैं, जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती हैं। और आखिर में जब वो बहुत अमीर हो जाते हैं, तब वो सर्विस इकोनॉमी बनते हैं। लेकिन भारत ने इस रास्ते पर एक छलांग लगाई। हम कृषि अर्थव्यवस्था से सीधे सेवा अर्थव्यवस्था में कूद गए, और बीच का जो इंडस्ट्रियल फेज था वो पूरी तरह से कभी डेवलप ही नहीं हो पाया। नोट्स में इसके कुछ आंकड़े भी हैं जो इस कहानी को और भी साफ करते हैं। हाँ, और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आज भारत की जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि का योगदान सिर्फ 14% के आसपास है। सिर्फ 14%? हाँ, लेकिन हमारी लगभग 57% आबादी आज भी रोजगार के लिए इसी सेक्टर पर निर्भर है। ये तो बहुत बड़ा मिसमैच है। मतलब आधे से ज्यादा लोग उस काम में लगे हैं जिससे देश की कमाई का सिर्फ 14% हिस्सा आ रहा है। यही तो समस्या है। इसका मतलब क्या हुआ आम आदमी के लिए? इसका मतलब है लो प्रोडक्टिविटी और छिपी हुई बेरोजगारी। मतलब एक खेत में जहां 2 लोगों की जरूरत है, वहां 5 लोग काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर देश की जीडीपी में 66% से ज्यादा का योगदान दे रहा है, और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कभी 40% के आंकड़े को पार ही नहीं कर पाया। तो ये भारत के पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि कृषि पर निर्भर इस विशाल आबादी के लिए अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां कहां से लाई जाए। बिल्कुल सही। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिससे सब डरते हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब क्या बला है? ये शब्द हर न्यूज चैनल पर आते हैं, पर ज्यादातर लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। इन्हें एक एक करके आसानी से तोड़ते हैं। हाँ, जरूर। सबसे पहले जीडीपी। व्हाट एग्जैक्टली इज जीडीपी? जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसे समझने के लिए इसके तीनों शब्दों को पकड़ते हैं। पहला है ग्रॉस यानी सकल। ग्रॉस, इसका सीधा सा मतलब है कुल या टोटल। इसमें से हमने अभी तक कुछ घटाया नहीं है। क्या नहीं घटाया वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ग्रोस मतलब टोटल। अगला शब्द है डोमेस्टिक यानी घरेलू। डोमेस्टिक का मतलब है देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्पादन कौन कर रहा है, भारतीय या विदेशी। अच्छा। अगर कोई दक्षिण कोरियाई कंपनी जैसे सैमसंग भारत में फोन बना रही है तो उसकी कीमत भारत की जीडीपी में जुड़ेगी, दक्षिण कोरिया की नहीं, क्योंकि फैक्ट्री भारत में है। अच्छा, तो जगह मैटर करती है, नागरिकता नहीं। और तीसरा शब्द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है? एक तय समय में, जो भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष होता है, उस दौरान देश में बनी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। यहाँ अंतिम यानी फाइनल शब्द पर जोर है। हाँ, ये सबसे जरूरी है। हम एक कार की कीमत जोड़ते हैं, कार में लगे टायर की कीमत अलग से नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि वो कार की कीमत में पहले से ही शामिल है। ऐसा हम डबल काउंटिंग से बचने के लिए करते हैं। तो जीडीपी देश के अंदर की कुल प्रोडक्शन वैल्यू है। तो फिर ये एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? ये बहुत सिंपल है। याद है हमने जीडीपी में ग्रॉस का मतलब टोटल समझा था? नेट उसका अगला कदम है। उत्पादन करने में हमारी मशीनें, हमारी फैक्ट्रियां घिसती हैं, उनकी कीमत कम होती है। इस घिसावट को हम अर्थशास्त्र में डिप्रीसिएशन यानी मूल्यह्रास कहते हैं। अच्छा। जब हम जीडीपी में से इस डिप्रीसिएशन की वैल्यू को घटा देते हैं तो हमें एनडीपी मिलता है। तो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रीसिएशन। अच्छा, तो ये ऐसा ही है जैसे मेरी कार की शोरूम प्राइस और 1 साल बाद इसकी रीसेल वैल्यू का अंतर, वो जो कीमत कम हुई वो डिप्रीसिएशन है। एग्जैक्टली, आपने एकदम सही एनालॉजी पकड़ी है। एनडीपी हमें देश की प्रोडक्शन की एक ज्यादा सच्ची तस्वीर देता है, घिसावट को हटाने के बाद। ठीक है, अब आते हैं अगले टर्म पर, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें डोमेस्टिक की जगह नेशनल आ गया है। यहीं पर सारा खेल है शायद। बिल्कुल। जीडीपी देख रहा था कि देश के अंदर क्या बन रहा है, जीएनपी देखता है कि देश के नागरिक, द नेशनल्स, क्या कमा रहे हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध आय, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये विदेशों से शुद्ध आय क्या है? इसमें क्या क्या आता है? इसमें 3 मुख्य चीजें आती हैं। पहला, प्राइवेट रेमिटेंसेस, यानी विदेश में काम कर रहे भारतीय जो पैसा घर भेजते हैं, और भारत में काम कर रहे विदेशी जो पैसा अपने देश भेजते हैं, इन दोनों का अंतर। ठीक है। दूसरा, ट्रेड बैलेंस, यानी हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का अंतर। और तीसरा, विदेशी कर्ज पर ब्याज का लेन देन। जब हम इन सब का हिसाब किताब करते हैं तो हमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिलती है। और हमारे नोट्स के मुताबिक भारत के लिए ये आंकड़ा ज्यादातर नेगेटिव रहा है। हाँ। तो इसका मतलब है कि भारत का जीएनपी हमेशा उसके जीडीपी से कम होता है। हाँ, ज्यादातर समय यही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय नागरिक और कंपनियां मिलकर विदेश से जितना कमा रही हैं, उससे ज्यादा विदेशी नागरिक और कंपनियां भारत से कमाकर अपने देश ले जा रही हैं। ये तो बहुत बड़ा इंसाइट है। और आखिर में एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नोट्स कहते हैं कि इसी को असल में देश की नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सही। जैसे हमने जीडीपी से डिप्रिसिएशन घटाकर एनडीपी निकाला था, वैसे ही हम जीएनपी से डिप्रिसिएशन घटाकर एनएनपी निकालते हैं। तो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। बिल्कुल। इसे आय का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। और जब हम इसी एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो हमें मिलती है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। इसी से पता चलता है कि देश का एक औसत नागरिक औसतन कितना कमाता है। जी हाँ। ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट क्या है? नोट्स में लिखा है कि नेशनल इनकम को इन 2 कीमतों पर गिना जा सकता है। ये सुनने में बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बिस्किट का पैकेट बना रही हैं। फैक्टर कॉस्ट यानी कारक लागत वो कीमत है जो आपको फैक्ट्री के गेट पर पड़ती है। फैक्ट्री के गेट पर? हाँ, इसमें सब जुड़ा है, आटा, चीनी, मजदूरों की तनख्वाह, बिजली का बिल और आपका थोड़ा मुनाफा। मान लीजिए ये सब मिलाकर हुआ 8 रुपए। ये है फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, तो फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री की कीमत। तो फिर मार्केट कॉस्ट वो कीमत हुई जो मैं दुकान पर चुकाती हूँ। एग्जैक्टली। जैसे ही वो 8 रुपए का पैकेट फैक्ट्री से निकलकर बाजार में आता है, सरकार उस पर अपना टैक्स लगा देती है। मान लीजिए जीएसटी। 2 रुपए का टैक्स लगा, तो अब कीमत हो गई 10 रुपए। यही है मार्केट कॉस्ट। अच्छा। अब अगर सरकार को लगता है कि बिस्किट बहुत जरूरी है और सस्ता होना चाहिए, तो वो 1 रुपए की सब्सिडी यानी छूट दे देगी। तो फाइनल फॉर्मूला हुआ 8 रुपए फैक्टर कॉस्ट प्लस 2 रुपए टैक्स, 1 रुपए सब्सिडी इज इक्वल टू 9 रुपए। बिल्कुल, ये है बाजार की अंतिम कीमत। ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है समझने का।
तो भारत में हम नेशनल इनकम किस पर मापते थे? पारंपरिक रूप से भारत में नेशनल इनकम की गणना फैक्टर कॉस्ट पर की जाती थी, लेकिन यहाँ भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। हाँ, नोट्स में 2015 के संशोधन का जिक्र है। हाँ, जनवरी 2015 में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (CSO) ने कुछ बड़े बदलाव किए। पहला, बेस ईयर यानी आधार वर्ष को 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया। ठीक है। और दूसरा, जो ज्यादा महत्वपूर्ण था, अब देश की ग्रोथ रेट को फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी के बजाय मार्केट प्राइसेस पर जीडीपी के रूप में मापा जाता है। इससे हमारी गणना अंतर्राष्ट्रीय मानकों, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर आ गई। तो इन सब का क्या मतलब है? ऐसा लग रहा है जैसे हमने आर्थिक समाचारों को देखने के लिए एक नया चश्मा लगा लिया है। सरकार की भूमिका से लेकर अर्थव्यवस्था के ढांचे और जीडीपी, जीएनपी की जटिल गणना तक हमने सब कवर कर लिया। जीडीपी और जीएनपी का अंतर हमें बताता है कि दुनिया के साथ हमारा आर्थिक रिश्ता कैसा है। कृषि से सेवा क्षेत्र की छलांग हमें रोजगार और विकास की चुनौतियों के बारे में बताती है। ये आंकड़े ही सरकार को नीतियां बनाने में मदद करते हैं।